वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो सेशन शुरू करने जा रहे हैं ये है लर्न कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, लीनियर अलजेब्रा के ऊपर लेक्चर 1 होगा ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम क्वेश्चंस जो है वो हमने उठाया वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, लाइक DU एंट्रेंस, JNU PhD एंट्रेंस, ISC बेंगलोर। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम से हमने क्वेश्चन उठाया है। तो ये जो लेक्चर है ये लीनियर अलजेब्रा के ऊपर होगा और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे आपको पता है आपका CSIR नेट का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, तो आपको अभी जो तैयारी था वो तो आपने कर रहे हो थ्योरी के साथ, लेकिन आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही आपके एग्जाम निकालेगा, केवल थ्योरी से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। तो इसीलिए ये सीरीज हमने शुरू किया है। तो ये आज जो होगा ये लेक्चर 1 होगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के रिस्पांस के ऊपर। आप लोगों से यदि अच्छा खासा रिस्पांस आया, ठीक है, तो ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। रियल एनालिसिस के ऊपर भी हम ये सीरीज लेके आएंगे। तो आपको करना क्या है, अच्छे से रिस्पांस करना है और ये सीरीज को मैक्सिमम शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम बच्चे इस सीरीज का आनंद उठा सके। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये उठाया है हमने DU एंट्रेंस से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, आपके पास V एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दे के रखा है। यहाँ पे इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दे के रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अभी दोनों स्टेटमेंट आपको बता रहा है। पहला वाला स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि एनी वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन from V to itself is onto, एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि एनी onto ट्रांसफॉर्मेशन from V to itself is 1 देखो बच्चे, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये इनफाइनाइट डायमेंशन जो यहाँ पे देख के रखा है, ये इतने बड़े मतलब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। यदि ये फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछता तो ये दोनों सही स्टेटमेंट हो जाता। बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है ये, इसके थ्योरम के प्रूफ के बारे में मैं नहीं जाऊंगा, और वैसे भी तुम 2-3 लाइन में कर सकते हो रैंक नलिटी थ्योरम से। लेकिन इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात जब करें, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर रैंक नलिटी थ्योरम जैसे कोई थ्योरम होते नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए हमें थोड़ा और सोचना होगा। ठीक है, अच्छा तो आपने मानो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एनी ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा है, एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T चूज किया R इंफिनिटी से R इंफिनिटी। यहाँ पे R इंफिनिटी से मैं क्या डिनोट कर रहा हूं, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विथ रियल एंट्रीज। ठीक है, R इंफिनिटी से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विथ रियल एंट्रीज। अच्छा, और मैपिंग को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मैपिंग को मैंने डिफाइन किया T ऑफ x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट। ये जो सीक्वेंस है इन जनरल सीक्वेंस, इसको ये भेज देगा 0 x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, यहां पे भेज देगा। ठीक है, अच्छा अभी देखो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर। अभी क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 है, हम स्टेटमेंट 1 की बात कर रहे हैं। देखो स्टेटमेंट 1 में पहले 1 दे के रखा है, यानी 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले देखते हैं कि क्या ये 1 होते हैं। चलो देखते हैं। तो हमें 1 चेक करने के लिए करना क्या पड़ता है कि दोनों तुम्हें नॉट इक्वल टू, दोनों मतलब दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके तुम्हें चेक करना पड़ता है कि वो दोनों का जो इमेज है वो भी डिस्टिंक्ट है या नहीं है। यदि डिस्टिंक्ट है तो 1 है, यदि डिस्टिंक्ट ना है तो 1 ना है। क्लियर, अच्छा तो दोनों हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे। ठीक है, x एंड y, दोनों x इज नॉट इक्वल्स टू y। ठीक है, दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिया हमने। अच्छा एक काम करो, हम उल्टे साइड से देखेंगे, ये भी कर सकते हो। दोनों एलिमेंट का मतलब दोनों एलिमेंट का यदि इमेज सेम हो तो वो दोनों एलिमेंट भी सेम हो सकते, मतलब सेम है या नहीं है। यदि सेम है तो वो 1 है, मतलब यदि T ऑफ x एंड T ऑफ y यदि सेम है
तो ये यदि इंप्लाई करे x इक्वल्स टू y देन t 1 1 एंड ये यदि इंप्लाई करे x इज नॉट इक्वल्स टू y देन t नॉट 1 1। तो ये तरीके से ये मतलब ये तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं, तो हम यही तरीके से करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो दोनों एलिमेंट हमने उठा लिया। t ऑफ x मीन्स x1 x2 x3 डॉट 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 इक्वल्स टू t ऑफ y y1 y2। तो ये दोनों का जो इसका जो प्रोडक्ट मतलब इसका जो इमेज होगा ये क्या होगा 0 x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, और ये क्या होगा 0 y1 y2 y3 डॉट डॉट डॉट। तो यहां से क्या आ जाएगा x1 इक्वल्स टू y1 x2 इक्वल्स टू y2 x3 इक्वल्स टू y3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मतलब x1 x2 x3 डॉट 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 ये एलिमेंट समान हो गया y1 y2 y3 डॉट डॉट डॉट, यहां से समान हो गया। तो मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने उठाया था, चूज किया था, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, अभी ये बता रहा है ऑप्शन ए कि एनी 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन इटसेल्फ मतलब ये भी से भी पे जा रहा है इज ऑन टू, मतलब कोई भी 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन यदि भी से भी पे ही जाए तो वो ऑन टू होगा। क्या ये सही है? अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो 1-1 ही है, लेकिन क्या ये ऑन टू है? अच्छा देखो, ऑन टू चेक करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि कोडोमेन का एवरी एलिमेंट का यदि प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाए तो वो मैपिंग ऑन टू हो जाता है। अच्छा, तो आप बताओ यहाँ पे जो हमारा r इंफिनिटी से r इंफिनिटी पे जा रहा था फंक्शन, r इंफिनिटी से r इंफिनिटी पे जा रहा था, मतलब ये भी सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस और सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस एंड ये भी सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस। तो ये सभी भेज दिया यहाँ पे एक ऐसे सीक्वेंस के मतलब ऐसी सीक्वेंस पे भेजा जिसका फर्स्ट एंट्री 0 है, ऐसी सीक्वेंस पे ही भेजा, मतलब ये पूरा चला गया एक ऐसे पर्टिकुलर सीक्वेंस पे जिसका फर्स्ट एंट्री 0 है। अच्छा, इसके अंदर मतलब ये जो कोडोमेन है इसके अंदर ये वाले सीक्वेंस भी तो है 0 0 0 0 जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, नॉन जीरो है, ठीक है। 2 0 0 0 डॉट 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 जिसका फर्स्ट टर्म नॉन जीरो है। ऐसे 2 x1 x2 मतलब ये यहाँ पे a b c डॉट डॉट, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं कि ऐसे सीक्वेंस भी तो है जिसका फर्स्ट टर्म नॉन जीरो है, लेकिन उसका कोई प्री इमेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका प्री इमेज कैसे मिलेगा? ये मैपिंग भेजेगा वहां पे भेजेगा, सीधा वहां पे ही भेज देगा जिसका फर्स्ट एंट्री 0 हो। तो मतलब ये जो फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो वाला जो सीक्वेंस है उसका कोई प्री इमेज आपको मिला नहीं, मतलब ये जो मैपिंग है ये ऑन टू नहीं हुआ, भले ही ये 1-1 होके रखा है। लेकिन यही बात यदि फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर पूछता तो हम रैंक नाइटी थ्योरम से बता देते कि हाँ ये सही है, लेकिन इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के ऊपर ये नहीं हुआ। तो मतलब स्टेटमेंट ये जो था ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इनफाइनाइट डायमेंशन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये गलत स्टेटमेंट है। अच्छा, अभी स्टेटमेंट 2 देखो। स्टेटमेंट 2 अभी क्या बता रहा है कि ऑन टू पहले दे के रखा है आपको, अभी आपको चेक करना है कि क्या ये 1-1 होगा, यही आपको चेक करना है। तो आपने यही सीक्वेंस का मतलब यही डोमेन एंड कोडोमेन इसी को ही रखो, लेकिन इसको डिफाइन करो थोड़ा अलग तरीके से। इसको क्या करो, इसको तुम ऐसे डिफाइन करो x2 x3 x4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे डिफाइन करो। तो ये जो सीक्वेंस मतलब ये जो इमेज है मतलब ये जो मैपिंग है ये तो ऑन टू हो गया, क्योंकि देखो कोडोमेन में यहाँ पे इमेज कुछ अलग होगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कोडोमेन है ये जो संख्या है, ठीक है, ये जो मतलब एलिमेंट्स है ये तो कोडोमेन का सभी एलिमेंट्स को ही डिनोट कर रहा है, किसी भी एलिमेंट पे जा सकता है, मतलब x2 x3 x4 इसके ऊपर वैरी करता है, किसी भी एलिमेंट पे ये जा सकता है। तो मतलब ये जो है सभी मतलब कोडोमेन का सभी जो एलिमेंट है सभी का प्री इमेज दे दिया, मतलब ये मैपिंग ऑन टू है, मतलब ये मैपिंग आपके ऑन टू हो गया। लेकिन क्या ये मैपिंग 1-1 है? देखो तुमने मानो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट
ये इसका तुम इमेज निकालो, इसका इमेज क्या आएगा 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अभी तुम इसका इमेज निकालो टी ऑफ 2 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो इसका इमेज क्या आएगा, इसका इमेज भी 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि देखो दोनों में क्या है कि x1 जो है वो ओमिट हो रहा है, इसको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। x1 जो है वो ओमिट हो रहा है, ठीक है। तो x1 की जगह पे हम यदि अलग अलग एलिमेंट ले और बाकी एलिमेंट को यदि सेम कर दे, तो ये जो इमेज है, देखो ये जो एलिमेंट था, मतलब ये जो सीक्वेंस था, एलिमेंट्स में सीक्वेंस, यहाँ पे डोमेन तो सीक्वेंस का ही है, तो एलिमेंट सीक्वेंस ही तो होगा। ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है, दोनों सीक्वेंस अलग है, लेकिन दोनों का इमेज सेम है। तो मतलब मैपिंग ऑन टू भले ही हो, लेकिन 1 1 नहीं हुआ। तो मतलब इसका जो बी है ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर ए एंड नाइदर बी। यहां पे देखो क्वेश्चन में आपको मानो इनफाइनाइट डायमेंशन भी नहीं बोल गया, मतलब नहीं बोला, जस्ट ऐसे बोला कि भी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड इफ, तब क्या होता, तब भी यही होता। क्योंकि जब तुम्हें डायमेंशन मेंशन नहीं कर देगा, तब तुम्हें फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों को ही दिमाग में लेते हुए चलना है। फाइनाइट के लिए भले ही हो जाए, लेकिन इनफाइनाइट के लिए ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन में यदि इनफाइनाइट डायमेंशन यदि ना बोल दे, तो भी ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत। ये तो इनफाइनाइट डायमेंशन बोल के क्वेश्चन को आसान बना के 2 स्टार पे लेके गया, लेकिन यहाँ पे यदि इनफाइनाइट डायमेंशन नहीं बोलते तो ये क्वेश्चन 3 स्टार पे चला जाता, ठीक है। तो इनफाइनाइट डायमेंशन से थोड़ा हिंट्स आपको मिलना चाहिए, तो ये आपको हिंट्स दिया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, ये हमने उठाया जेएनयू एंट्रेंस से, जेएनयू एंट्रेंस से उठाया, ये भी लीनियर अलजेब्रा का ही है। तो क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे के रखा है जो कि Rn से Rn पे जा रहा है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके पास हैज नॉन जीरो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका आइगन वैल्यूज जो है ऑल आर नॉन जीरो, आइगन नॉन जीरो, ठीक है। जो जो इंफॉर्मेशन आपको दिखे ना, क्या करो फटक से उसको नोट कर लो, ठीक है। अभी बोल रहा है कि लैम्डा बी ए स्केलर, कंसीडर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लैम्डा आई प्लस टी, ठीक है। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको कंसीडर करने के लिए बोल रहा है, इसका नाम दे दो एच के नाम से। अच्छा, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। अच्छा एक बात देखो, ऑप्शन ए बता रहा है कि टी इज इन्वर्टेबल। अच्छा, इन्वर्टेबल कोई ट्रांसफॉर्मेशन यदि इन्वर्टेबल हो तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन यदि नॉन इन्वर्टेबल हो तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर। ये 1 1 भी हो जाता है, ऑन 2 भी हो जाता है, राइट। अच्छा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड बेसिस में जो मैट्रिक्स निकल के आता है, उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है कि वही ट्रांसफॉर्मेशन का जो आइगन वैल्यूज होता है उनका जो प्रोडक्ट होता है वही बनता है इसका डिटर्मिनेंट। तो क्या होता है कि डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ टी, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ टी, मतलब आइगन टी का जितने भी आइगन वैल्यूज है सभी का प्रोडक्ट करके जो तुम्हें मिलेगा वही मिलेगा उसका डिटर्मिनेंट। अभी देखो ये जो टी का आइगन वैल्यूज है, सभी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है, तो सभी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आ जाता है, ये वाले लाइन से, ये वाले लाइन से कंक्लूजन निकल के आ जाता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ t इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ t इज नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाई करता है कि t इज इन्वर्टेबल। तो t यदि इन्वर्टेबल हो जाए तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही स्टेटमेंट है, लेकिन बोल रहा है कि नॉट ट्रू स्टेटमेंट, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें पूछा गया है, तो इसको तुम टिक नहीं करोगे। इसको ध्यान रखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो इसको तुम टिक नहीं करोगे तो ये सही है, हाँ ये सही स्टेटमेंट है, जो सही स्टेटमेंट है उसको हम टिक नहीं करेंगे, क्लियर। अच्छा,
स्टेटमेंट 2 देखो क्या बता रहा है कि आपको कि देयर एग्जिस्ट ए लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट लैम्डा प्लस लैम्डा आई प्लस टी इज इनवर्टेबल। देयर एग्जिस्ट ए लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट लैम्डा प्लस टी आई इज इनवर्टेबल। ठीक है, इसको कैसे करोगे? देखो, तुमने मानो देखो यहां पे नॉट ट्रू पूछा गया है, तो देखो टी लैम्डा आई प्लस टी, इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन मैं देता हूं कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी, इसका आइगन वैल्यूज है मानो लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा n, एंड आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है लैम्डा आई, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? लैम्डा 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 डॉट 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 लैम्डा। क्लियर? अच्छा, तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन मिलके जो मैट्रिक्स देगा स्टैंडर्ड बेसिस या फिर कोई भी बेसिस के रिस्पेक्ट में देगा एक मैट्रिक्स, तो इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका नाम दिया H। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वैल्यूज क्या क्या बनेगा? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, ठीक है, लैम्डा 2 प्लस लैम्डा, लैम्डा 3 प्लस लैम्डा डॉट 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 लैम्डा n प्लस लैम्डा, ये बनेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वैल्यूज। क्लियर? अच्छा, अभी ये जो मैंने बोला कि दोनों का आइगन वैल्यू निकाल के दोनों का सम कर दिया, ये इन जनरल नहीं होता। यहाँ पे यदि ये स्केलर मैट्रिक्स ना देके एक और मैट्रिक्स मानो दे दिया जो कि स्केलर मैट्रिक्स ना है, तब हम ये नहीं कर सकते थे। ये लागू होता है जब दोनों मैट्रिक्स का सम कर रहे हो और दोनों में से किसी भी एक को एटलीस्ट वन को स्केलर मैट्रिक्स होना होगा, तब जाके ये सही होता है कि दोनों का आइगन वैल्यू तुम ऐड कर दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पे क्या बता कि देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट लैम्डा आई प्लस टी इज इनवर्टेबल। तो लैम्डा आई प्लस टी इज इनवर्टेबल मीन्स इसका यदि तुम आइगन वैल्यूज को निकालो तो वो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा। ठीक है, यही बता रहा है यहाँ पे। क्लियर? इनवर्टेबल मीन्स तो मानो आपके पास टी जो है, टी का एक आइगन वैल्यू, तीनों आइगन वैल्यू है, उनमें से मानो एक आइगन वैल्यू मानो आपके नेगेटिव है। ठीक है, मानो माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ये तीनों है। एक नेगेटिव देख के तुम सोचो, बाकी 2 3 नेगेटिव या फिर इसके बाद 2 नेगेटिव, इसके बाद 3 नेगेटिव। ठीक है, ये तीनों केसेस आएगा। तो यदि एक नेगेटिव है तो लैम्डा प्लस लैम्डा आई प्लस लैम्डा लैम्डा आई प्लस टी, इसका आइगन वैल्यू क्या क्या होगा? लैम्डा माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा 2 एंड लैम्डा प्लस लैम्डा 3, ये तीनों आइगन वैल्यू होगा इसका। क्लियर? अच्छा, अभी यहाँ पे बता रहे कि दे आर एग्जिस्ट, मतलब वहां पे एक लैम्डा हमारे पास मिल जाएगा जिसके कारण ये तीनों का प्रोडक्ट नॉन जीरो। अभी देखो, यदि ये लैम्डा लैम्डा 1 के समान हो जाए तब ये जीरो दे देगा, तब ये तीन का प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो जाएगा। लेकिन लैम्डा यदि लैम्डा 1 के बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 से बड़ा या लैम्डा 1 से छोटा, कुछ भी हो, ये तीनों का प्रोडक्ट सभी लैम्डा के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है कि लैम्डा को लैम्डा 1 के समान नहीं होना होगा। लैम्डा 1 को छोड़ के लैम्डा कुछ भी मान पकड़ सकता है, सभी मान के लिए ये तीनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या देगा? आपके नॉन जीरो देगा। ठीक है, और एक बात तुम्हें ध्यान रखना है कि जो वैल्यू तुम ले रहे हो वो वैल्यू मतलब ये जो लैम्डा है, नॉट ओनली दिस लैम्डा नॉट ओनली लैम्डा 1 नॉट इक्वल्स टू लैम्डा 1, ये भी नहीं है लैम्डा नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 2, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 3, ये तीनों तुम्हें ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, ये तीनों यदि ना हो, ये तीनों कंडीशन को छोड़ के लैम्डा कुछ भी वैल्यू उठा ले, सभी के लिए वो नॉन इन्वर्टेबल भी देगा, इन्वर्टेबल ही देगा, मतलब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ही देगा। अभी वहां पे देयर एग्जिस्ट में किसी एक मिल जाए तो हमारा काम खत्म। तो यहाँ पे तो इनफाइनाइटली मिल रहा है, हम मतलब फाइनाइट एलिमेंट्स को छोड़ रहे हैं। यहाँ पे हमने n इक्वल्स टू 3 ले लिया था, 3 आइगन वैल्यू, n इक्वल्स टू इन जनरल लो, तो भी फाइनाइटली टर्म्स को ये एक मतलब स्किप कर रहा है। फाइनाइटली टर्म्स को स्किप करके लैम्डा कुछ भी वैल्यू उठा सकता है,
सभी के लिए लैम्डा आई प्लस टी ये मैट्रिक्स इनवर्टेबल बनेगा। बात को समझे। वहां पे देयर एग्जिस्ट बोला गया था, तो देयर एग्जिस्ट मीन हमारे पास एक मिल जाए तो कम खत्म, यहाँ पे तो इनफाइनाइटली मिल रहा है। फाइनाइट को छोड़ के एन टाइम्स मतलब एन कंडीशंस आएगा। यहाँ पे हमने 3 लिया तो 3 कंडीशंस आए, तुम जब एन टाइम्स लोगे तो एन कंडीशंस आएगा। वो एन कंडीशंस मतलब एन पर्टिकुलर टर्म को छोड़ के, फाइनाइट टर्म को छोड़ के लैम्डा इनफाइनाइट टर्म ले रहा है, सभी के लिए ये इनवर्टेबल बनेगा। तो मतलब ऑप्शन बी भी सही, ऑप्शन सी भी सही। ठीक है। अच्छा, सी क्यों सही बोला हमने? देखो यहां पे जो आपके यहां पे पूछा गया है कि लैम्डा आई प्लस टी इज डायगोनलाइजेबल। अच्छा एक बात देखो, टी जो है ये, अच्छा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसके पहले मैं डी को बताता हूं क्योंकि डी बी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, टी इसी को मैं करता हूं लेकिन डी बी से जुड़ा है तो डी को मैं करूंगा अभी। देखो सी को अभी के लिए होल्ड पे रखो। बोल रहा है कि दिस इज इन्वर्टेबल फॉर ऑल बट फाइनाइटली मेनी। यहां पे बोल रहा है कि ये इन्वर्टेबल होगा सभी के लिए, मतलब फाइनाइटली मेनी मतलब फाइनाइट संख्या के लिए ही ये इन्वर्टेबल होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ लैम्डा के लिए ही इन्वर्टेबल होगा। लेकिन हमने अभी अभी बोला कि फाइनाइट नंबर को छोड़ के इनफाइनाइट नंबर लैम्डा के लिए ये इन्वर्टेबल बनेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि इन्वर्टेबल होगा लेकिन फाइनाइट नंबर के लिए, तो ये गलत बता रहा है। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है, जो गलत है वो हमारे लिए सही आंसर है। ठीक है। अच्छा अभी 3 को देखो, मतलब ऑप्शन सी को देखो। ऑप्शन सी क्या बता रहा है कि इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं। अच्छा ऑप्शन सी बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट लैम्डा आई प्लस टी ये डायगोनलाइजेबल। अच्छा टी क्या है? टी के पास आइगन वैल्यूज कितने संख्या में है? नॉन जीरो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। अभी देखो रिजल्ट क्या बताता है कि ए ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट बताता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हैविंग डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, मतलब कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यदि वो उसके पास आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन डायगोनलाइजेबल बनेगा ही बनेगा। अभी टी के पास आइगन वैल्यूज जो है वो सभी डिस्टिंक्ट है, तो मतलब ये जो टी है ये डायगोनलाइजेबल है। तो डायगोनलाइजेबल है इसका मीनिंग क्या है कि वहां पे देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट पी इनवर्स टी पी इक्वल्स टू डी। डी क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है। अच्छा अभी देखो लैम्डा आई प्लस टी। ठीक है, लैम्डा आई प्लस टी। अभी इसके ऊपर तुमने यदि क्यू इनवर्स, क्यू एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसको तुम यदि करो, देखो क्या आता है तुम्हारे पास। क्यू इनवर्स नहीं, तुम एक काम करो, पी इनवर्स था ना, यहाँ पे पी इनवर्स ही ले लो। तो ये तुम यदि करो तो क्या आएगा? पी इनवर्स लैम्डा आई पी प्लस पी इनवर्स टी पी। अभी लैम्डा आई जो है यहाँ पे लैम्डा यदि तुम कॉमन ले लो तो पी इनवर्स पी प्लस पी इनवर्स टी पी। अभी देखो पी इनवर्स पी क्या देगा तुम्हें? लैम्डा इंटू आई प्लस ये तो तुम्हारी डी है। ठीक है, तो देखो लैम्डा आई मीन्स लैम्डा 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 डॉट 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 लैम्डा, ये इन क्रॉस इन का मैट्रिक्स है। और डी मीन्स डी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका एंट्रीज हमें पता नहीं। ठीक है, लेकिन है एक डायगोनल मैट्रिक्स, तो दोनों डायगोनल मैट्रिक्स का सम क्या देगा? वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स दे देगा, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही तो देगा। तो नाम दिया उसको D1। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स दे दिया
फॉर सम नॉन इन्वर्टेबल फॉर सम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी। इसका मीनिंग क्या निकल के आ गया कि लैम्डा आई प्लस टी जो है ये डायगोनलाइजेबल होगा ही। इज इट क्लियर? तो मतलब ऑप्शन सी जो है इज डायगोनलाइजेबल। ये सही स्टेटमेंट है। जो सही स्टेटमेंट है उसको हम टिक नहीं करेंगे, सही वाले को हम क्रॉस करेंगे और क्रॉस वाले को हम टिक करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, ये भी जेएनयू से पूछा गया है। देखो आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन दे के रखा है, मतलब मैट्रिक्स दे के रखा है जो कि ट्रू कॉस टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है और जिसका एंट्रीज क्या है, 8 से आ रहा है। क्लियर? अच्छा, अभी साथ में एक और कंडीशन गिवन है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आई। मतलब ये जो है ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर? अच्छा, अभी इसका एक और कंडीशन आपके पास गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है ना, वो या तो +1 हो या फिर -1 हो, ये दोनों ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोल दिया कि इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो -1 ही होगा। तो ठीक है, सॉरी +1 होगा, तो ठीक है +1, ठीक है। अच्छा, अभी बता रहा है कि ऑप्शन पे ऊपर नजर, और कोई जानकारी जो तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हें अभी ऑप्शन पे ऊपर नजर डालना ही है। ऑप्शन ए बता रहा है कि ए भी इक्वल्स टू वी फॉर सम यूनिट वेक्टर वी। यूनिट वेक्टर मीन्स नॉर्म ऑफ वी जो होगा वो 1 के बराबर है, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है। अच्छा, बोल रहा है कि फॉर सम मतलब कुछ फॉर सम यूनिट वेक्टर के लिए ए वी जो है वो वी के बराबर हो जाएगा। क्या ये सही है? अच्छा, इसको कैसे करोगे? तुमने यदि ए को, ए ट्रू कॉस टू मैट्रिक्स था, ए को तुमने यदि ऐसे चूज करो, ए इक्वल्स टू 0 1 -1 0, तो ये जो है ये इसका ए ट्रांसपोज तुम यदि करोगे तो ए ट्रांसपोज जो देगा वो देगा 0 1 -1 0। अभी ए ट्रांसपोज ए तुम जब करने जाओगे ना तो ए ट्रांसपोज आई, तो ये मैट्रिक्स हम ले सकते हैं। तो ये बता रहा है कि ये सभी मतलब फॉर सम यूनिट वेक्टर के लिए ए वी इक्वल्स टू बी। ठीक है, देखो तुमने ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये मैट्रिक्स तुमने ले लिया, ठीक है। अभी बता रहा है कि ए वी इक्वल्स टू बी होगा फॉर सम वी बिलोंग्स टू बी। अभी तुमने v इक्वल्स टू ले लिया v1 v2, ठीक है। अभी ये यूनिट वेक्टर है, दैट मींस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है। अच्छा, तो ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तुमने ए भी इक्वल्स टू वी, क्या ये पॉसिबल है? अच्छा, देखते हैं कि पॉसिबल होता है कि नहीं होता है। ए है आपके 0 1 -1 0 एंड v क्या है v1 v2 इक्वल्स टू क्या देता है आपको, ये पहले चेक करो। ये देगा आपको v2 एंड यहां से देगा आपको -v1, तो यहां से क्या मिला आपको v1 v2। तो यहाँ पे आपके पास मतलब ये कहां पे दे दिया आपको, मतलब v1 v2 को भेज दिया v2 v1 पे, ठीक है। तो ये v2 v1 ये तो v1 v2 के बराबर नहीं हुआ, ठीक है। तो आप बोलो किस है, हाँ सर हुआ, ये v1 v2 के बराबर हुआ, तो ठीक है। यदि v1 v2 के बराबर हो जाए तो v1 इक्वल्स टू v2 एंड यहाँ पे -v1 इक्वल्स टू v2, दैट मीन्स v1 v2 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से v1 v2 इक्वल्स टू 0। इसको तुम यदि सॉल्व करो तो v1 एंड v2 दोनों 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि यूनिट वेक्टर ना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर होने के लिए तुम्हें v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 0 + 0 दे देगा 0 नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो मतलब ये a v इक्वल्स टू v तो कभी नहीं बनेगा
फॉर सम क्या मतलब किसी मतलब यहाँ पे फॉर सम पूछा गया है, मतलब कुछ कुछ भी के लिए बन भी सकता है, लेकिन ये किसी भी के लिए नहीं बनेगा, क्योंकि हमने इन जनरल इसको प्रूव किया। क्या किया हमने, V1 V2 को चेक किया, एक मैट्रिक्स को लेके ये एक मैट्रिक्स काउंटर हमने उठाया, तो ये मैट्रिक्स के अनुसार ये जो वेक्टर है इसको भेज दिया V2 माइनस V1 पे। अभी तुम बोलो सर V2 माइनस V1 V1 V2 के बराबर है, V2 माइनस V1 V2 के बराबर है। यदि बराबर हो जाए ना तो दोनों को जीरो होना होगा, जो कि नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, क्योंकि V है यूनिट वेक्टर। तो यहां से ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी बता रहा है कि A इज नॉट इक्वल टू V फॉर सम V बिलोंग्स टू V। अभी तुम यदि यहाँ पे देखो, हमने ऑप्शन से क्वेश्चंस को डिस्कार्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो ऑप्शन ए जो है वो नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम, मतलब किसी भी एग्जाम्पल में ऐसे मिलेगा, अभी आपको मिलेगा। देखो देखो, तुमने यदि ए को तुमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, क्योंकि यहाँ पे ए तो नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ऐसे कुछ तो नहीं दे के रखा था, तो हम इसको ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ले सकते हैं, ठीक है, काउंटर के ही तौर पे। तो ए मींस 1 0 0 1। अभी ए जो है, ए दुनिया का सभी वेक्टर, मतलब दुनिया का बोल रहा हूं मैं, R2 का सभी वेक्टर को उसी वेक्टर पे भेजेगा, मतलब ए भी जो है, ए भी ही होगा सभी भी के लिए। यहां पे बोल रहा है कि फॉर सम भी के लिए ए भी के बराबर ना भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास काउंटर है जिसके कारण ए भी के बराबर होगा ही होगा फॉर ऑल भी के लिए। आप बोलो सर इसी को ही तो हम ऑप्शन ए में बैठा के ऑप्शन ए को टिक कर सकते थे, लेकिन देखो बच्चे, क्वेश्चन को हम टिक नहीं कर सकते बाय ऑप्शन। ऑप्शन से हम क्वेश्चन को डिस्कट कर सकते हैं, सॉरी एग्जाम्पल से हम क्वेश्चन को डिस्कट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से हम क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसको टिक नहीं कर सकते। इसी एग्जाम्पल तुम यदि ऑप्शन ए में तुम यदि यूज करते तो तुम्हारा ऑप्शन ए भले ही सही आए, लेकिन ये वाले एग्जाम्पल से तुम्हारा ऑप्शन ए गलत है। आपके दोस्त ने मानो ए एग्जाम्पल लिया, आपने ए एग्जाम्पल लिया, तो दोनों का आंसर तो डिस्टिंक्ट आ गया, लेकिन आंसर तो होगा यूनिक। तो इसी के कारण ऑप्शन से एग्जाम क्वेश्चन डिस्कट करने की कभी मत सोचना। यहाँ पे ये ऑप्शन से टिक करने की कभी मत सोचना, डिस्कट तो होगा ही ऑप्शन से। तो ये ऑप्शन से ऑप्शन बी जो है ये भी डिस्कट हो गया। अभी ऑप्शन सी बहुत ही मजेदार है। ऑप्शन सी देखो क्यों मजेदार है, इसको थोड़ा सा जगह बना लो। देखो ऑप्शन सी बता रहा है कि ए भी इसका नॉर्म इज नॉट इक्वल्स टू 1 होगा फॉर सम यूनिट वेक्टर v बिलोंग्स टू r। यहाँ पे ना ये जो यूनिट वेक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो देखो इन जनरल क्या होता है, नॉर्म ऑफ एक वेक्टर मानो v, इसका नॉर्म का मीनिंग क्या है, मतलब मीनिंग क्या होता है इसका, नॉर्म का मीनिंग होता है कि इसका इनर प्रोडक्ट यदि तुम करो इसका इनर प्रोडक्ट का रूट, ये होता है नॉर्म का मीनिंग। भी एक वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे नॉर्म ऑफ भी जो है, नॉर्म ऑफ भी जो है ये आपके 1 है, यूनिट वेक्टर है। दैट मींस v, जो है ये भी 1 है, रूट ओवर था वहां पे तो उसमें क्या फर्क पड़ता है ना, तो ये भी 1 है। अच्छा, नॉर्म तो पॉजिटिव, तो ठीक है। अच्छा, अभी एक बात और देखो, इनर प्रोडक्ट ऑफ एवी, रुको इसको जाने से पहले इसको देखो, नॉर्म ये भी तो एक वेक्टर ही देगा ना, मतलब मैट्रिक्स के ऊपर तुम यदि जब वेक्टर को उसके ऊपर बैठा दो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन तो एक वेक्टर ही देगा। अच्छा, तो इसका मीनिंग क्या है, ए वी इसका नॉर्म। अभी ये क्या देता है आपको, ये आपको देता है, बहुत ही स्टैंडर्ड है,
ये देता है, ये जो भी है ना ये उठ के यहाँ पे चले जाते हैं ट्रांसपोज होके, मतलब ये आके यहाँ पे बैठ जाता है, ऐसे ऐसे बैठ जाता है। अभी ये ट्रांसपोज ए तो गिवन है, ये आई के बराबर है, तो मतलब आपके पास क्या मिला, v, v। अभी देखो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि फॉर सम यूनिट वेक्टर, फॉर सम यूनिट वेक्टर। जब यूनिट वेक्टर की बात करेगा तो ये वाला जो टर्म है यहाँ पे मैंने जो बताया, तो ये वाला टर्म तो 1 देगा, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि नॉट इक्वल्स टू 1। कैसे होगा, क्योंकि जब तुम बोलोगे यूनिट वेक्टर तब तो ये सीधा 1 देगा, ये तो साफ है, साफ साफ दिख रहा है ये 1 देगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ ये नॉट इक्वल्स टू 1 हो सकता है फॉर सम v के लिए। कैसे होगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 देगा। बात को समझे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई भी इसका सही आंसर नहीं है, हमें तो ट्रू ऑप्शन चेक करना था, लेकिन कोई भी आंसर इसका सही नहीं है, तो मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन बता रहा है कि फंक्शन जो है जो Pn क्या डिनोट कर रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ कोएफिशिएंट्स रियल से आ रहा है। ठीक है, ऑफ डिग्री एट मोस्ट n, मतलब Pn मींस Pn के अंदर जो पॉलिनोमियल्स है उसका जो कोएफिशिएंट्स है, मतलब ये यदि पॉलिनोमियल हो जाए, इन जनरल की बात करूं मैं, a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n, ये यदि इसका पॉलिनोमियल हो जाए, Pn के अंदर है, PNR के अंदर है, तो इसका मीनिंग जो ai आ रहा था ये सभी 8 से आ रहा था, i 0 1 2 डॉट 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 n। क्लियर। अच्छा, और क्या बता रहा है कि आपको T जो है ये एक मैट्रिक्स, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि Pn से Pn+1 पे जा रहा है, मतलब इसका डिग्री एटमोस्ट n है, इसका डिग्री एटमोस्ट n+1 है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, इसका डायमेंशन होगा n+1 एंड इसका डायमेंशन होगा n+2। क्या होता है जब पॉलिनोमियल डिग्री एटमोस्ट n होता है, उसका डायमेंशन n+1, मतलब +1 करके बढ़ जाता है, तो इसका डायमेंशन n+1 है, तो n+1 +1 n+2। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन किया गया है आपके पास कि T ऑफ f ऑफ x f ऑफ x, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है। अभी बता रहा है कि देन T इज 1 1 एंड ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन, T इज ऑन टू बट नॉट ऑन टू फंक्शन बट नाइदर ए ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉर 1 1। अच्छा, ऑप्शन सी बता रहा है कि T इज ऑन टू बट 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और T इज 1 1 बट नाइदर लीनियर नॉर। अच्छा, पहले हमें ऑप्शन पढ़ के ये पता लगा कि तुम्हें पहले तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, ये तुम्हें पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने का तरीका क्या है, एकदम बेसिक है बीएससी का। आपको दोनों एलिमेंट्स ले लेना है एक डोमेन से। ठीक है, अभी उसके साथ दोनों स्केलर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, तो f1 x ये आपके डोमेन पे है, f2 x ये भी आपके डोमेन पे है। तो इसके कारण ये मैपिंग कहां पे भेजेगा, T ऑफ f1 x को कहां पे भेजेगा, x f1 x पे, और ये कहां पे भेजेगा, x f2 x पे। अभी हमने करना क्या है, अल्फा f1 x प्लस बीटा f2 x, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमें चेक करना है कि क्या ये अल्फा T ऑफ f1 x प्लस बीटा T ऑफ f2 x इसके बराबर होता है या नहीं होता है। ये हमारा टास्क है, मतलब ये हमारा एम है कि इसके समान, ये इसके समान होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। अल्फा बीटा कहां से आ रहा है बेटा, 8 से आ रहा है। ठीक है, अच्छा देखो, तो इसका मीनिंग क्या है, x अल्फा f1 x प्लस बीटा f2 x। ठीक है, ये यहां पे भेजेगा क्योंकि ये फंक्शन तुमने मानो g ऑफ x है, तो t ऑफ g ऑफ x भेजेगा कहां पे, x g ऑफ x पे, वही लिखा x g ऑफ x, मतलब ठीक है।
आपको समझने में सुविधा है, इसलिए मैं इसको जी ऑफ एक्स बताया। इसका मीनिंग क्या है, अल्फा तो स्केलर है तो अल्फा पहले आगे ही निकल के आ जाएगा, f1x प्लस बीटा भी स्केलर है, x f2x। अभी इसका मीनिंग क्या है, t ऑफ f1x, ठीक है। तो अल्फा t ऑफ f1x प्लस बीटा t ऑफ f2x। तो यहां से ये तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जहां पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देके रखा है उसको पहले डिस्कट करो, पहले उसको डिस्कट करके थोड़ा चिंता को दिमाग से हटाओ। नाइदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये डिस्कट हुआ, बट नाइदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये भी डिस्कट हुआ, थोड़ा चिंता दिमाग से गया। अभी आगे का सोचो। तो यहाँ पे हमारा वर्क थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आगे क्या करना है, आपको 1 एंड 1 बारे में चेक करना है। देखो आपको मैं एक बात बताता हूं कि आप जनरल वे में करो, ठीक है, तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। टी मैपिंग जा रहा था, देखो इसको ना ऐसे भी डिनोट करते हैं, पी एन आर से पी एन प्लस 1 आर पे जा रहा था। तो इसके अंदर जो जो पॉलिनोमियल है इन जनरल के यदि मैं बात करूं तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n, इसको t क्या करेगा, इसको पकड़ के वो यहां पे भेज देगा, x a2 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n। मतलब इसको पकड़ के t यहां पे भेज दिया। तो जहां पे भेजा, आप बताओ वहां पे कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिखे आपके पास, क्योंकि x जो है तो वेरिएबल है, तुम इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, तो मतलब आपके पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इसी ऐसे पॉलिनोमियल पे भेज दिया जो पॉलिनोमियल कांस्टेंट फ्री नहीं है, मतलब जो पॉलिनोमियल का वेरिएबल फ्री नहीं है, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म उसके पास है नहीं, कोई भी टर्म उसका वेरिएबल फ्री नहीं है। देखो सभी टर्म पे ये x को बैठा के रखा है, मतलब एक सभी टर्म पे है, तो इसका कांस्टेंट टर्म कहां पे है बताओ, तुम बोलो। यहाँ पे जैसे कांस्टेंट टर्म था, ये कांस्टेंट टर्म था, बाकी a1 a2 a3 सभी को तुम जीरो कर दो, ये कांस्टेंट टर्म है। लेकिन जहां पे भेज दिया वहां पे तो कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, मतलब ये मैपिंग इस पूरे डोमेन को ऐसी जगह पे भेजा, ऐसी जगह पे, मानो ये ऐसी जगह पे भेजा, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स है किसी पे भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म वाला जो पॉलिनोमियल्स है ये इसका जो रेंज है इसके बाहर है, क्योंकि जहां पे भेजेगा वहां पे तो सभी वेरिएबल है, तो साफ साफ दिख रहा है, देखो वेरिएबल, सभी जगह पे वेरिएबल फ्री कोई टर्म इसके पास है नहीं। जैसे यहाँ पे था a0 था वेरिएबल फ्री टर्म, यहाँ पे तो वेरिएबल फ्री टर्म है नहीं, तो मतलब कांस्टेंट जो एक पॉलिनोमियल है डोमेन का, कोडोमेन का, उसका कोई प्री इमेज नहीं है, क्योंकि वो तो अकेला बैठा है बेचारा, अकेला बैठा है यहाँ पे, ठीक है, उसके पास तो मैपिंग गई ही नहीं उसके पास, ठीक है। तो मतलब ये जो है ये आपके ऑन टू तो कभी नहीं होगा, वन ऑन तो हम बाद में देखेंगे। तो ऑन टू वाला जो ऑप्शन था इज 1 ऑन टू, उसको पहले डिस्कट करो। अच्छा, तो सभी डिस्कट हो गया, तो बचा रहा 3, तो 3 होगा इसका करेक्ट जवाब कि ये इज नॉट ऑन टू बट ए 1 तो ठीक है, तो 3 को हम 1 भी प्रूव करेंगे, यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, 1 को भी प्रूव करेंगे। देखो तो 3 इसका करेक्ट जवाब, सी इसका करेक्ट जवाब, ठीक है। तो 1 को कैसे देखोगे, देखो 1 कैसे देखोगे, तुम्हें करना क्या है, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ f1x एंड टी ऑफ f2x, ये दोनों को पहले समान करना है। अभी देखना होगा तुम्हें f1 इक्वल्स टू f2 होता है या f1 इज नॉट इक्वल्स टू f2 होता है। इस वाले केस में यस ये 1, इस वाले केस में नो ये 1 नहीं है, ये तुम्हें चेक करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, x f1x, और यहां से क्या मिलेगा तुम्हें x
F2x। क्लियर? अच्छा, अभी देखो यहां से तुम्हें साफ साफ, ये तो x तो वेरिएबल है, तो यहां से तुम्हें साफ साफ F1 इक्वल्स टू F2, तो ये हाँ ये 1 1, यस 1 1 है। तो इसका आंसर है ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। क्लियर? अच्छा, यहां पे एक बात देखो, यहां पे भी एक नोट करने वाली बात है। यहां पे नोट करने वाली बात क्या है कि मैंने शुरू में बोला था कि 1 1 इंप्लाई करता है ऑन टू इंप्लाई करता है 1 1 ऑन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। आप बोलो सर मैं तो कंफ्यूज हो गया, आपने शुरू में बोला कि फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर 1 1 इंप्लाई करेगा ऑन टू इंप्लाई करेगा 1 1, तो यहाँ पे तो 1 1 हुआ, तो इसको तो ऑन टू इंप्लाई करना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ। आपने खुद बोला कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का प्री इमेज नहीं मिलेगा, तो कैसे होगा? कंफ्यूजन में पड़ गए हम कि 1 1 है, फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर भी है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, देखो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर यदि लीनियर ऑपरेटर की बात करें, लीनियर ऑपरेटर मींस वो मैपिंग वही वेक्टर स्पेस से वही वेक्टर स्पेस पे जाएगा, लेकिन यहां पे दोनों वेक्टर स्पेस अलग अलग है। क्लियर? दोनों वेक्टर स्पेस यदि अलग अलग है, डायमेंशन यदि फाइनाइट भले ही हो, लेकिन वो 1 2 1 1 को इंप्लाई नहीं करेगा, 1 1 भी ऑन टू को इंप्लाई नहीं करेगा, नीड नॉट देगा, सभी जगह पे नीड नॉट देगा। इज इट क्लियर? मतलब यदि ऑपरेटर हो तो बात अलग, वहां पे ऑपरेटर था, V2 इटसेल्फ जा रहा था। देखो V2 इटसेल्फ मींस T एक ऑपरेटर है जो कि V से V पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा है। दोनों वेक्टर स्पेस तो अलग अलग है, एक n डायमेंशन वाला वेक्टर, एक n+1 डायमेंशन वाला वेक्टर स्पेस है, एक n+2 डायमेंशन वाला वेक्टर स्पेस है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो इसी के कारण यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशन भले ही हो, लेकिन 1 1 ऑन टू के इंप्लाई नहीं किया, तो कंफ्यूजन यहाँ पे होने वाली जगह नहीं है, यहाँ पे कोई जगह नहीं है कंफ्यूजन होने की। इज इट क्लियर? तो दिमाग में तुम्हें क्या रखना है कि जब तुम्हें क्वेश्चन पूछे वेक्टर स्पेस के ऊपर 1 1 ऑन टू चेक करने के लिए बोले, तो तुम्हें पहले चेक करना है कि वेक्टर स्पेस जा कहां से कहां पे जा रहे हैं। ठीक है, उसको चेक करने के बाद तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या है। यदि फाइनाइट डायमेंशन है तो तुम्हें चेक करना होगा कि T एक ऑपरेटर है, मतलब ये V2 V पे जा रहा है। यदि V2 V पे जा रहा है तो 1 1 इंप्लाइज ऑन टू इंप्लाइज 1 1। यदि V2 V पे नहीं जा रहा है और फंक्शन यदि ऑपरेटर यदि इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो वहां पे 1 1 डिड नॉट इंप्लाई ऑन टू डिड नॉट इंप्लाई 1 1। ऐसे ही यदि V एंड W फाइनाइट डायमेंशन हो तो। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। जैसे आप सभी को पता है कि CSIR नेट का जून 2023 सेशन का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो अभी आपको करना क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। थ्योरी तो आपने पढ़ा, 3-4 महीने से पढ़ा, लेकिन अभी आपको थ्योरी तो पढ़ना छोड़ना नहीं है। थ्योरी यदि पढ़ना छोड़ दिया तो आपका तो हो गया, तो थ्योरी पढ़ना को छोड़ना नहीं है। थ्योरी के साथ साथ थ्योरी को मैक्सिमम अप्लाई करना है, मैक्सिमम उस थ्योरी का एप्लीकेशन आपको करना है। PYQ लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन PYQ को छोड़ के अपडेटेड पैटर्न में भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसीलिए आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ये जो टेस्ट सीरीज है इसका न्यू बैच ओपन हो चुका है, ऑलरेडी 4 टेस्ट हो गया है। ठीक है, तो आप यदि चाहो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों बैच है, 21 टेस्ट एंड 30 टेस्ट का, दोनों का ही रिटन एंड वीडियो सोल्यूशन का। यहाँ पे फीस जो है, ये फीस स्ट्रक्चर हमने दे के रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऑफर क्या है कि 30 वीडियो टेस्ट में यदि दोनों स्टूडेंट, दोनों फ्रेंड मानो आप एक साथ ज्वाइन हुए, तो आपका जो प्राइस है ये तो आपको 4000 करके 8000 पे करना था, लेकिन वो आपको मात्र 5500 में तुम्हें मिल जाएगा। ये एक बड़ा ऑफर है, ये वैलिड रहेगा टिल 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। 2 स्टूडेंट यदि एक साथ ज्वाइन हो तो उसको 5500 में ये पूरा वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये टेस्ट जो है, ये टेस्ट हमने डिजाइन किया गया है, पूरे न्यू क्वेश्चन थे। यहाँ पे आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
नॉट ओनली सीएसआर नेट बट ऑल्सो ये आईआईटी जैम, आईआईएससी बेंगलोर, गेट, एनबीएचएम, टीआईएफआर, सीएमआई, किसी भी एग्जाम का, जेएनयू, डीयू, किसी भी एग्जाम का आपको क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिखने को मिलेगा। जो मिलेगा ये बिल्कुल नया है, ये हमारे एकेडमी का बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज यदि आप परचेस करो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कांटेक्ट करके आप इसके बारे में और जानकारी यदि चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अभी आपको करना है अभी मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पर क्या होगा कि प्रैक्टिस का एक स्टेप और तुम आगे जाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टेस्ट सीरीज ना ज्वाइन करो तो आपका नहीं होगा, आप टेस्ट सीरीज ना ज्वाइन करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम प्रैक्टिस, थ्योरम को पढ़ो, पढ़ के मैक्सिमम उसको अप्लाई करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम अभी 2 मंथ बाद ही, मतलब 2 मंथ अभी टाइम है, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पे बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर द वेक्टर दिस इन R4 कंटेन्ड इन द सबस्पेस जनरेटेड बाय दिस। मतलब ये तीनों वेक्टर जो सबस्पेस को जनरेट करेगा, मतलब लीनियर स्पान ऑफ दिस तीनों वेक्टर 1 0 0 0 0 1 2 0 एंड 0 1 1 1, ठीक है। ये मतलब ये तीनों वेक्टर जिसको स्पान कर रहा है, मतलब ये जो सब स्पेस है, ये सब इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर दिस वेक्टर कंटेन्ड इन दैट सब स्पेस। मतलब ये वेक्टर ये सब स्पेस के अंदर जाएगा कौन सी वैल्यू आर के लिए, तुम्हें ये चेक करना है, ठीक है। तो यदि ये सब स्पेस के अंदर चला जाए तो ये सब स्पेस जो वेक्टर्स से जनरेट हो रहा है वो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप से तुम उसको लिख पाओगे, हाँ या ना बताओ, ठीक है। तुम ये वेक्टर बता रहा है कि दिस इज कंटेन्ड इन द सबस्पेस दिस, मतलब यदि ये एक सबस्पेस के अंदर चला जाए तो तुम इसके जनरेटर, मतलब इसके जो कॉम्बिनेशन है इसके रूप से तुम लिख पाओगे। इज इट क्लियर? अच्छा, तो लिखने की कोशिश करो। कैसे लिखने की कोशिश करोगे? तो क्या था, 3 2 R 0, इसको C1 इंटू 1 0 0 0 प्लस C2 0 1 2 0 एंड C3 0 1 1 1। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके C1 C2 C3 का मान निकालो, वहां से तुम्हारा R का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां से क्या आएगा, C1 और यहां से C2 प्लस C3, यहां से 2C2 प्लस C3 एंड यहां से C3, ये तीनों इक्वल टू 3 2 R 0। अभी यहां से तुम्हारा C1 का मान निकल के आ गया 3, ठीक है। C3 का मान निकल के आ गया 0, ठीक है। अभी C2 प्लस C3 इसका मान है 2, दैट मीन्स C2 इक्वल्स टू 2। क्लियर? अच्छा, C2 इक्वल्स टू 2 हो जाए तो 2C2 प्लस C3 इक्वल्स टू R। अभी C3 तो 0 के बराबर है तो 2C2 इक्वल्स टू R। अभी C2 मीन्स 2, देन 4 इक्वल्स टू R। तो R का यूनिक वैल्यू तुम्हारे पास मिल गया। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली 1। फॉर नो वैल्यू ये तो गलत है, फॉर मोर देन 1 वैल्यू ये भी गलत है, इनफाइनाइटली मीनिंग ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, ठीक है। देखो B की जगह मैं D लिख रहा हूं, B होगा इसका आंसर। क्लियर? अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आईआईएससी बेंगलुरु का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर भी हुआ था उस टाइम पे, मतलब लास्ट 2-3 साल में ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर भी हुए हैं। तो क्वेश्चन को कैसे करोगे, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन के साथ, मतलब पहले भी मुलाकात हुआ था ये क्वेश्चन के, तो मैंने देखा है क्लास में, तो बहुत ही पॉपुलर हुआ ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ये। देखो एक मैट्रिक्स देके रखा है ए, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है,
एंड ट्रेस जो डिनोट करता है कि ट्रेस मीन्स सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो बता के दे दिया है। अच्छा, और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अभी ए एंड बी दोनों ट्रू कॉस ट्रू मैट्रिक्स है, ठीक है, ट्रू कॉस ट्रू मैट्रिक्स है। अभी दोनों का डिटर्मिनेंट जो है ये 0 है। अभी मैं शुरू में बोला डिटर्मिनेंट मीन प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अभी दोनों का ही डिटर्मिनेंट 0 है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, ए इज 0 मीन्स एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू तो 0 उसके पास होगा ही। वैसे ही बी का जो आइगन वैल्यू, बी का जो डिटर्मिनेंट है, बी का डिटर्मिनेंट भी 0 है। इसका मतलब क्या है कि बी के पास भी एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू 0 होगा ही होगा। बाकी जो आइगन वैल्यू उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, वो हम क्वेश्चन करते हुए जाएंगे और करेंगे। यदि इंफॉर्मेशन मिला तो अच्छी बात है, यदि इंफॉर्मेशन ना मिला तो जो मिलेगा उसी से ही हम काम चला लेंगे। अच्छा, अभी एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि ट्रेस ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहां से एक इंफॉर्मेशन तो मिल गया। देखो, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, मैं फिर से लिख देता हूं। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स मीन्स सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये एक आपका काम पे लगने वाला रिजल्ट है। और दूसरा क्या है कि डिटर्मिनेंट of a matrix is product of eigen values of that matrix। ये दोनों काम पे आएगा। अभी देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, यहां से ये पता लग गया कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर क्या क्या होगा, 0 एंड एक नाम दिया लैम्डा 1। लैम्डा 1 के बारे में कोई जानकारी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एंड डेट ऑफ बी इक्वल्स टू 0, यहां से ये पता लग गया कि आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर 0 एंड लैम्डा 2। एक और जानकारी हमारे पास अवेलेबल हो गया कि ट्रेस क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है बी का ट्रेस नॉट इक्वल टू 0 है। ट्रेस मीन्स 0, इसका दोनों का आइगन वैल्यू का सम इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स लैम्डा 2 जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे एक और जानकारी है जहां पे वेयर लैम्डा 2 इज नॉट इक्वल टू 0। लैम्डा 1 के बारे में कोई जानकारी आपके पास नहीं है। क्लियर? अच्छा, अभी तुम्हें लिमिट ऑफ t tends to 0, determinant of a plus ti and determinant of b plus ti, ये दोनों का डिटर्मिनेंट तुम्हें निकालना है। अच्छा, मैं आज ही बोला 2-3 क्वेश्चन पहले कि a प्लस टी आई, ये यदि एक मैट्रिक्स हो जाए c के नाम से, तो इसका आइगन वैल्यूज तुम कैसे निकालोगे? ए का आइगन वैल्यूज के साथ टी का आइगन वैल्यूज, मतलब ये स्केलर का आइगन, मतलब स्केलर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू तुम ऐड करते हुए जाओगे, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स है। जिस स्केलर ना होता तो बात नहीं होता, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स है। मैं आज ही बोला 2-3 क्वेश्चन पहले, आज ही बोला यही वीडियो में। तो इसका यदि आइगन वैल्यू तुम निकाल लो, वो आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट करो तो वो डिटरमिनेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसका आइगन वैल्यू निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, मैंने सिखा दिया आपको। तो t टेंड्स टू 0, तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस टी एंड लैम्डा 1 प्लस टी। अभी ये दोनों आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट दे देगा सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो पूछा है। अच्छा, और यहाँ पे 0 प्लस टी एंड लैम्डा 2 प्लस टी। क्लियर? अच्छा, अभी यहाँ पे अभी दोनों केस अराइज होते हैं। एक केस है केस 1, लैम्डा 1 इक्वल टू 0। तब क्या होगा, क्योंकि लैम्डा 1 के बारे में तो हम जानकारी नहीं है। अच्छा, लैम्डा 1 इक्वल टू 0 मीन्स लिमिट t टेंड्स टू 0 t स्क्वायर अपॉन t इंटू लैम्डा 2 प्लस टी। अच्छा, तो इसको तुम यदि देखो ये 0/0 फॉर्म पे चला गया, तो तुम यहाँ पे एल-शॉपिटल लॉ यूज कर सकते हो। तो एल-शॉपिटल लॉ से तुम्हें क्या मिलेगा, t टेंड्स टू 0 2t, यहाँ पे t प्लस लैम्डा 2 प्लस टी। तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिला, 0 अपॉन लैम्डा 2।
अच्छा, अभी देखो लैम्डा 1 यदि 0 है और आइगन वैल्यू ए का एक आइगन वैल्यू 0 पहले से होके रखा है, तो यदि लैम्डा 1 यदि 0 है तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। अभी लैम्डा 2 जो है, लैम्डा 2 मीन्स ट्रेस ऑफ बी एक तो ऑलवेज होगा, क्योंकि ट्रेस ऑफ बी मीन्स 0 प्लस लैम्डा 2। अभी लैम्डा 2 ही तो है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ ए, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए 0 है, अपॉन ट्रेस ऑफ बी। अच्छा, तुम बोलो सर इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधा 0 कर देंगे। हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन केस 2 में जाके तुम्हें पता लग जाएगा कि हमने क्यों इसको ऐसे लिखा। ठीक है। अच्छा चलो केस 2 देखो। अभी केस 2, केस 2 में क्या है, लैम्डा 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। सॉरी, लैम्डा 2 तो नॉट इक्वल्स टू 0 है ही, लैम्डा 1 के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो लिमिट t टेंड्स टू 0 t लैम्डा 1 प्लस t अपॉन t लैम्डा 2 प्लस t। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी एल शॉपिटल लॉ तुम्हें यदि यहाँ पे भी अप्लाई करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, t टेंड्स टू 0 t प्लस लैम्डा 1 प्लस t, एंड यहाँ पे t प्लस लैम्डा 2 प्लस टी। एल शॉपिटल लॉ में होता क्या है, ऊपर नीचे डेरिवेटिव हो जाता है। क्लियर। अच्छा, सही किया। हाँ, तो यहां से तुम लिमिट बैटलिस्ट तुम्हें मिलेगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा 1 मीन्स ट्रेस ऑफ ए, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए मीन्स दोनों आइगन वैल्यू का सम, एक आइगन वैल्यू 0 पहले से होके रखा है तो दूसरा वाला आइगन वैल्यू है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, अपॉन ट्रेस ऑफ बी। तो दोनों केस में ही तुम्हें ट्रेस ऑफ ए अपॉन ट्रेस ऑफ बी आया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 0 गलत, ये गलत, ये गलत। केस 1 को देख के तुम यदि 0 पे टिक कर ही दो ना, तो केस 2 तुम्हें 0 पे टिक करने से रोकेगा, क्योंकि लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू 0 तो 0 कैसे होगा। लैम्डा 2 भी नॉट इक्वल टू 0 है, लैम्डा 1 भी नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब लैम्डा 1 भी नॉट इक्वल टू 0 है, एंड लैम्डा 2 तो नॉट इक्वल टू 0 पहले ही होके रखा है। तो दोनों नॉट इक्वल टू 0 का रेशियो कभी 0 के होता है समान, नहीं होता। तो मतलब दोनों केस तुम्हें चेक करना है, जिसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। और कोई क्वेश्चन है? अभी दोनों क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन आईआईटी गोवा पीएचडी स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे गए थे। पीएचडी स्क्रीनिंग टेस्ट। अच्छा, इसको हम बाद में करेंगे, हम इसको पहले कर लेते हैं, ये इजी है, इसको पहले कर लेते हैं। ये पूछा गया है जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स दे के रखा है जो कि 4x4 का मैट्रिक्स है, आ रहा है कॉम्प्लेक्स फील्ड से। ठीक है। अच्छा, अभी एक और कंडीशन आपके पास है कि a raised to the power 10 equals to 0। अच्छा, a raised to the power 10 equals to 0 हो तो यहां से तो तुम्हें ये तो पता लग गया कि a एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। अभी नीलपोटेंट मैट्रिक्स का एवरी आइगन वैल्यू क्या होता है, इक्वल्स टू 0। एवरी आइगन वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि एटलीस्ट 3 ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 0। हाँ, ये तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इसका ए क्या है, 4x4 मैट्रिक्स, मतलब इसका चारों का चारों आइगन वैल्यू ही 0 है। यहाँ पे बोल रहा है कि कम से कम 3 आइगन वैल्यू 0 तो उसके पास होगा ही। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, मतलब सही जवाब है, क्योंकि उसके पास 4 आइगन वैल्यू, चारों का चारों ही 0 है, तो 3 तो होगा ही। क्लियर। अच्छा, बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि a raised to the power क्यूब इक्वल्स टू 0। क्या ये सही है? अच्छा, तुमने मानो a को चूज किया ऐसे 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। इसको तुम यदि a क्यूब इक्वल्स टू करो ना, a क्यूब नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। तुम करके देखना, ठीक है, तुम करके देखना, ये नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो इजी है। इसको मैं यहाँ पे करूँ तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसका a raised to the power 4 ही इक्वल टू 0 होता है, तो मतलब ये नहीं होगा, ये एग्जांपल के हिसाब से। अभी देखो, नीलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है, वो मतलब ओनली इफ इट इज अ 0 मैट्रिक्स। मतलब नीलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तभी बनता है जब वो 0 मैट्रिक्स हो। लेकिन यहाँ पे ये यदि मैट्रिक्स हम ले ये मैट्रिक्स गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नीलपोटेंट है, सब कुछ है, लेकिन ये मैट्रिक्स 0 नहीं है, तो ये मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये भी गलत है। ये केवल डायगोनल तभी बनता है यदि a इक्वल्स टू 0 हो। नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनलाइजेबल इफ a इज अ 0 मैट्रिक्स। क्लियर। अच्छा,
अभी बता रहा है कि देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर, सॉरी लैम्डा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लैम्डा एक स्केलर है इतना जानकारी है, लैम्डा इन जनरल सी से आ रहा है। सर लैम्डा प्लस आई, लैम्डा आई प्लस ए इज डायगोनाइजेबल। देखो ये क्या सही स्टेटमेंट है, देखो तुमने दी ए को इसी को ही मान लो, तो लैम्डा 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 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ये होगा, ठीक है। अभी इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल यदि प्रोडक्ट मतलब लीनियर प्रोडक्ट मतलब इसका मिनिमल पॉलिनोमियल यदि x माइनस लैम्डा होता, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तुम्हें तो पता ही होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका क्या होगा x माइनस लैम्डा रेज टू द पावर 4, ये होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा इक्वल टू 0। अच्छा तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा इसका, मिनिमल पॉलिनोमियल इसका पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन मिनिमल पॉलिनोमियल ये डायगोनाइजेबल तभी बनेगा यदि मिनिमल पॉलिनोमियल x माइनस लैम्डा हो, मतलब x माइनस लैम्डा यदि इक्वल्स टू 0 हो तभी जाके ये मैट्रिक्स मतलब x माइनस लैम्डा यदि मिनिमल पॉलिनोमियल हो तभी ये मैट्रिक्स डायगोनाइजेबल बनेगा, अदरवाइज ये मैट्रिक्स डायगोनाइजेबल नहीं बनेगा, क्योंकि डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज लीनियर प्रोडक्ट के फैक्टर के रूप में आते हैं, एंड इफ एंड ओनली भी देते हैं, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल यदि लीनियर प्रोडक्ट के फैक्टर में रूप में आए तो मैट्रिक्स डायगोनाइजेबल है, और मैट्रिक्स डायगोनाइजेबल है तो लीनियर प्रोडक्ट के फैक्टर के रूप में इसको आना ही होगा। अभी मान लो हाँ ये लीनियर प्रोडक्ट के फैक्टर में आया, तो यदि ये मिनिमल पॉलिनोमियल इसका ये हो जाए ना, तो आपको ये तो पता ही है कि x माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स होना ही होगा। अब तुम बताओ x माइनस लैम्डा तुम जब करोगे ना तो ये क्या दे देगा, घूम फिर के a दे देगा जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स है। x माइनस लैम्डा करो, देखो ये घूम फिर के यही दे देगा, a को दे देगा जो कि नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब ये डायगोनाइजेबल नहीं बना, क्योंकि डायगोनाइजेबल बनने के लिए ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल हमने कंसीडर किया था इसको होना चाहिए, डायगोनाइजेबल होने के लिए इसको लीनियर प्रोडक्ट में होना होगा, यदि लीनियर प्रोडक्ट में ये यदि हो भी जाए ना तो इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा, लेकिन 0 के बराबर तो कभी नहीं बनेगा, तो मतलब ये डायगोनाइजेबल कभी नहीं बनेगा, तो इसका आंसर जो होगा ये होगा केवल ए, ठीक है। अभी आईआईटी जो गोवा स्किलिंग टेस्ट था, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको लास्ट में रखा। देखो इसको कैसे करोगे, आपके पास बीटा एंड गामा के नाम से दोनों स्केलर दे के रखा है जो कि आ रहा था सी से। अच्छा अभी मैट्रिक्स है 3 cos 3 का एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, एंड मैट्रिक्स इनवर्टेबल भी है, मतलब मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज जो है वो सभी नॉट इक्वल्स टू 0 है, कोई भी आइगन वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और ये मैट्रिक्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि बच्चे मतलब कंफ्यूजन क्या कर देते हैं कि ये जो कंडीशन है इसको तुम यदि जनरलाइज फॉर्म में लिखो, थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करो तो ये क्या बनेगा, पहले मैं उसको करके देता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि मिस्टेक क्या है। तुम बोथ साइड से एक स्क्वायर से प्री मल्टीप्लाई लो तो क्या होगा, आई इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बीटा ए स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो तो गामा ए, तो क्या होगा ए क्यूब प्लस बीटा ए स्क्वायर प्लस गामा ए माइनस आई इक्वल्स टू 0। क्लियर, हमने क्या किया, ए स्क्वायर का प्री मल्टीप्लाई लिया बोथ साइड, तो यहाँ पे आई दे दिया, यहाँ पे ए क्यूब दिया, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे ए दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है चलो, अच्छा अभी देखो बच्चे का गलती क्या है कि सर ये तो 3 cos 3 का मैट्रिक्स है और ये हमारा एक 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो सर यही इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, लेकिन जो कि नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का यहाँ पे कहीं पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये इसका एक एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पॉलिनोमियल आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बने, वो मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है, वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो सकता है, तो सीधी सी बात वो कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल कुछ भी ना हो सकता है, लेकिन एक पॉलिनोमियल हो सकता है। तो मैट्रिक्स ये जो पॉलिनोमियल है ये एक एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। अभी एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल का कुछ मतलब
प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या होता है कि मैट्रिक्स का जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो ऑलवेज एनालिटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करे। मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल का जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स एनालिटिक पॉलिनोमियल में होना ही होगा, नहीं तो वो डिवाइड कैसे करेगा। इज इट क्लियर? एंड उसी मल्टीप्लिसिटी में होना चाहिए, नहीं तो डिवाइड नहीं करेगा। मानो ये आपके मिनिमल पॉलिनोमियल में कोई फैक्टर मतलब कोई रूट है जो ट्रू मल्टीप्लिसिटी में आ रहा है और वही रूट एनहेडिंग पॉलिनोमियल में सिंगल मल्टीप्लिसिटी में आ रहा है, तो वो एनहेडिंग पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल का कोई संपर्क नहीं बनेगा, तो वो मैट्रिक्स नहीं बनेगा, वो गलत है, वो पॉलिनोमियल गलत है। ठीक है, मतलब कुछ मिस्टेक हो रहा है आपको। तो इसीलिए आपका मतलब जो बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि इसी को ही मैं यूज करके क्वेश्चन करूंगा। तो क्या बता रहा हूं आपको कि ये जो एनालिटिक पॉलिनोमियल है, एनालिटिक पॉलिनोमियल का जो रूट्स होते हैं, एनालिटिक पॉलिनोमियल सॉरी मिनिमल पॉलिनोमियल का जो रूट्स होते हैं वो रूट्स का सेम मतलब वही रूट्स एनालिटिक पॉलिनोमियल का भी होगा एंड सेम मल्टीप्लिसिटी में होगा। यदि मिनिमल पॉलिनोमियल के पास लैम्डा एक रूट है टू मल्टीप्लिसिटी में, तो लैम्डा एक रूट एनालिटिक पॉलिनोमियल का भी बनेगा टू ही मल्टीप्लिसिटी में। इज इट क्लियर? अच्छा, तो ये बात मैंने क्यों बोला क्योंकि इसको हम यूज करेंगे यहां पे। आपके पास और भी दोनों जानकारी दे के रखे हैं कि बोल रहे हैं कि फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर x एंड y बिलोंग्स टू C3 सच दैट ये एंड ये हो रहा है। अभी इसका मीनिंग क्या है? नॉन जीरो वेक्टर x एंड y, नॉन जीरो वेक्टर के ऊपर ध्यान दो, नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ax इक्वल्स टू लैम्डा x, दैट मींस लैम्डा जो है ये इसका आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू का डेफिनेशन ही ये होता है। आइगन वैल्यू का डेफिनेशन वो नहीं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट होता है आइगन वैल्यू, ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं। प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि लैम्डा को हम आइगन वैल्यू तब बोलेंगे जब वहां पे एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा जिसके कारण ax इक्वल्स टू लैम्डा x हो। तो यहाँ पे लैम्डा साफ साफ दिख रहा है कि लैम्डा इक्वल्स टू हाफ, a एक आइगन वैल्यू है एंड लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इक्वल्स टू -1, ये भी एक आइगन वैल्यू है। क्लियर? तो अभी देखो, यदि तुम्हारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल है और उसका आइगन वैल्यू भी है, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल का मतलब देखो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूं कि इसके पास दोनों आइगन वैल्यू है, एक है हाफ और दूसरा है -1। अभी देखो ये भी इसका आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू मींस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट, यहां पे मैंने इसको यूज किया। तो आइगन वैल्यू जो है वो मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट बनेगा ही बनेगा, वो मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट बनेगा ही बनेगा। तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल जो है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए जो है ए एक्स माइनस हाफ एंड एक्स माइनस माइनस प्लस, ये दोनों फैक्टर तो मिनिमल पॉलिनोमियल में होगा ही, क्योंकि ये दोनों तो आइगन वैल्यू पहले से होके रखा है। अभी मैट्रिक्स 3 cos 3 है तो मतलब उसके पास एक और फैक्टर, एक और रूट है जो हमें पता नहीं है अभी तक। तो हमें क्या क्या पता है कि इसके पास आइगन वैल्यू लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 है और लैम्डा 2 है, लैम्डा 1 है हाफ, लैम्डा 2 है -1। अभी मैंने शुरू में बोला कि मिनिमल पॉलिनोमियल का जो रूट्स है वो एनहेडिंग पॉलिनोमियल का भी रूट्स बनेगा। तो मतलब हाफ एंड -1 ये दोनों ये इसका भी रूट बनेगा। तो एनहेडिंग पॉलिनोमियल की बात करें, यहाँ पे पॉलिनोमियल ठीक है लिख दिया, लेकिन पॉलिनोमियल जब लिखोगे तब एक से लिखने की कोशिश करना, ठीक है। तो एनहेडिंग पॉलिनोमियल क्या है? एनहेडिंग पॉलिनोमियल क्या था आपके पास? x³ प्लस बीटा x स्क्वायर प्लस गामा x -1 इक्वल टू 0। अभी मैंने क्या बताया कि मिनिमल पॉलिनोमियल के जो रूट्स है वो एनालिटिक पॉलिनोमियल का भी रूट बनेगा। अभी आइगन वैल्यूज तो हाफ एंड -1 मिल गया आपके पास, तो ये आपके इसका भी रूट बनेगा। तो इसका भी रूट बने तो क्या होगा? 1/8 प्लस बीटा बाई 4 प्लस गामा बाई 2 -1 इक्वल टू 0। यहां से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे तुम यदि मल्टीप्लिसिटी करो, एलसीएम लो तो इसका 8, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 बीटा प्लस, ठीक है। तो यहां से तुम्हें मिल गया 2 बीटा प्लस 4 गामा इक्वल टू 7। अभी -1 जो है ये भी इसका रूट है, तो -1 तुम्हें यहाँ पे बैठा हो तो क्या होगा? -1 प्लस बीटा माइनस गामा -1 इक्वल टू 0। तो बीटा माइनस गामा इक्वल टू 2। तो बीटा
माइनस गामा इक्वल टू तुम यहाँ से बीटा एंड गामा की मान निकालो। तो बीटा एंड गामा की मान कैसे निकालोगे, तुम एक काम करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ दो। 4 बीटा माइनस 4 गामा इक्वल टू 4 2 8, तो ये कैंसिल, तो यहां से मिल जाएगा 6 बीटा इक्वल्स टू 8 6 15, तो यहाँ पे बीटा इक्वल्स टू मिल जाएगा 15/6। ठीक कर रहा हूं ना मैं कैलकुलेशन? हाँ ठीक है। तो बीटा इक्वल्स टू 5/2, तो बीटा इक्वल्स टू 5/2 यदि हो जाए तो गामा इक्वल्स टू हो जाएगा 5/2 माइनस 2, दैट मीन्स 1/2। अभी देखो बीटा की मान -3/2, ये गलत है। एंड बीटा बाई गामा की देखो, बीटा बाई गामा 5/2/1/2, दैट मीन्स 5, ये भी गलत है, दोनों गलत। अभी हमें एक और आइगन वैल्यू यदि मिल जाए ना, उसको यदि मिल जाए तो वो हमारा काम को आसान बना देगा। उसी को ही ढूंढना होगा। तो उसको कैसे ढूंढोगे, तो बीटा एंड गामा का जो मान निकल गया, इन दोनों को तुम यहाँ पे बैठा दो, ये इस पे बैठा दो, ठीक है, एनहेडिंग पॉलिनोमियल पे बैठा दो। क्या था, प्लस गामा एक्स माइनस 1, इस पे बैठा दो। बीटा एंड गामा की मान यहाँ पे बैठाने से क्या होगा, देखो बीटा की मान आया था तुम्हारे पास 5/2, रुको एक बार यहाँ पे लिख लेता हूं, नहीं तो ये रफ हो जाएगा। एंड गामा इक्वल्स टू आया था आपके पास 1/2, ठीक है। अच्छा डिलीट। अच्छा तो तुम्हारे एनहेडिंग पॉलिनोमियल में बीटा एंड गामा तुम्हें पता लग गया। बीटा इक्वल्स टू 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस गामा इक्वल्स टू 1/2 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अभी तुम देखो यहाँ पे तुम यदि 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अभी तुम एक काम करो, x यहाँ पे देखो, तुम यदि x की जगह तुम यदि -2 बैठाओ तो देखो क्या आता है, यहाँ पे आएगा -16, यहाँ पे x स्क्वायर था तो 2 2 4 20, यहाँ पे -2 4 -16, तो ये 20, तो -2 भी एक रूट है। देखो ये जो पॉलिनोमियल है, मैंने बार बार यही बोल रहा हूं कि मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट ऑलवेज एनहेडिंग पॉलिनोमियल का रूट बनेगा ही बनेगा। तो इसका जो रूट है ये हाफ एंड -1 तो पहले से होके रखा है, और हमारे पास एक और मिल गया 2, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज क्या कर, तो यहाँ पे जो अल्फा अननोन था ना, ये अल्फा एक्चुअली क्या है, -2 है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका हाफ इंटू -1 इंटू -2, ठीक है। यहाँ पे हाफ था, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस से प्लस, तो माइनस माइनस मिला के प्लस, तो डिटर्मिनेंट ये होगा। और ये तो कभी नहीं होगा, ये कैसे होगा, आइगन वैल्यू ये होने का मतलब क्या है कि इसके पास 2 इसका आइगन वैल्यू है, लेकिन 2 इसका आइगन वैल्यू कैसे होगा, इसका आइगन वैल्यू तो या तो हाफ है, -1 है एंड 2 है, -2 है, तीनों आइगन वैल्यू है, तो ये भी इसका गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, ठीक है। तो आज का लेक्चर 1 सेशन खत्म हुआ, ठीक है। तो आशा करूंगा ये सेशन आपने एंजॉय किया है। तो यही सेशन हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और जो टॉपिक से बच्चे डरते हैं, रियल एनालिसिस के ऊपर भी हम ये लेक्चर बनाने की सोच रहे हैं। तो ये डिपेंड करते हैं आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। आपके रिस्पॉन्स यदि अच्छा आया तो इसके बारे में हम आगे तक सोचेंगे। तो रिस्पॉन्स कैसे करोगे, आप कमेंट करो, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर मेल कर सकते हो इस सेशन के बारे में, ठीक है। तो आशा करूंगा ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आ गया, ये जो सेशन है आपको समझ में आ गया सब कुछ, ठीक है। तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।